हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग हमारी पूरी टीम मिलकर K-12 दैट इज फॉर इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर एक क्लास की हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई प्रोवाइड कराई जाती है, वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, आप आ जाइए मैग्नेट ब्रेन्स के YouTube चैनल पर और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर ले जाइए, क्योंकि हमारे वीडियोस के थ्रू आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ऑफ एवरी एंड एवरी टॉपिक एंड सब टॉपिक। हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया जाता है। अब रही बात हिंदी मीडियम के बच्चों की, तो देखो दोस्त, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं दोस्त। हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स से किसी भी स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, इन 5 में से किसी भी स्टेट बोर्ड का कोई भी बच्चा हो जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक किसी भी कक्षा में पढ़ाई करता है, तो आप हमारी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। बढ़िया तरीके से वहां पर भी आपको बहुत 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 प्यारे तरीके से, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जैसे यहां पर आपको सारी पढ़ाई प्रोवाइड कराई जाती है एंड देयर ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जैसे यहां पर प्लेलिस्ट, हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्लास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है, वहां पर भी प्लेलिस्ट रेडी है। यहां पर जैसे आपको हर एक क्लास का सब्जेक्ट का पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, वहां पर भी कराया जा रहा है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे दुखी नहीं होना है, आपके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करा रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई जरा नोट्स की। देखो, नोट्स डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा फंडा है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, क्लास 6 से क्लास 12 तक कोई भी बच्चा सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम का है, तो आपके लिए हमारे पास प्योरेस्ट एंड बिल्कुल आप कह सकते हो प्रोफेशनलिस्ट जो होता है ना, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के नोट्स, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना एंड जस्ट डाउनलोड ई बुक्स और ई नोट्स एज योर रिक्वायरमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला लेसन, आपका बढ़िया वाला सेशन। लेसन बोल लो, सेशन बोल लो, वीडियो बोल लो। आज इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं अपन रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर नंबर क्या है भैया? चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब बोलो क्यों? देखो मैं बताता हूं। रिलेशंस एंड फंक्शंस बेसिकली 11th 12th में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया चैप्टर है ना। रिलेशंस एंड फंक्शंस अभी जो हम पढ़ेंगे दैट इज द फर्स्ट पार्ट, और जो रिलेशंस एंड फंक्शंस आप क्लास 12th में नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे दैट विल बी योर सेकंड पार्ट, और दोनों को मिला के 11th एंड 12th का रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट हो जाता है। दोस्त, अगर आपने यहां पर बिल्कुल अच्छे से तरीके से तसल्ली से रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ लिया, बिलीव मी आपको 12th में रिलेशंस एंड फंक्शंस कनेक्ट करना बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। बहुत प्यारा चैप्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। और ये चैप्टर तो मैं यकीन के साथ कह देता हूं, आपको बाकी और चैप्टर्स में इन चैप्टर्स की झलक देखने को मिलेगी। डायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चंस कम आते हैं, बट और भी चैप्टर्स हैं आगे चल के, मेनी ऑफ द चैप्टर्स जिनमें इनके कॉन्सेप्ट लगे हैं, इनके वर्ड्स, इनके टर्म्स यूज होंगे, है ना। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। पेन कॉपी निकाल के बैठो। आज इस वीडियो में, आज इस सेशन में हम समझेंगे भैया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी सिलेबस, बोर्ड सिलेबस, दैट इज आवर चैप्टर ओवरव्यू, और कुछ छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो चैप्टर ओवरव्यू के हाल बाद इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में मैं ज्यादा कुछ लिखकर नहीं लाया हूं, वॉट एवर आई विल एक्सप्लेन यू आई विल राइट ऑन बोर्ड। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं स्लाइड्स। तो भैया पहली स्लाइड में आपको दिख गया होगा कि अभी हम चैप्टर ओवरव्यू तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बेटा चैप्टर ओवरव्यू जैसे ही ओवर होगा इसी वीडियो में हम शुरू कर देंगे इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है, इसका बैकग्राउंड कहां से आ रहा है। बेटा दिस इज कमिंग फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स। सेट्स चैप्टर से ही रिलेशंस एंड फंक्शंस बन रहा है। देखना अभी बहुत बढ़िया तरीके से तुमको समझाऊंगा। इस वीडियो में जब हम पूरा चैप्टर ओवरव्यू देख लेंगे और उसके बाद इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, नेक्स्ट सेशन मिलेगा, दैट विल फोकस ऑन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर, भले ही आपसे ऑर्डर्ड पेयर, मतलब आप ये समझ लो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जो जानकारी है उसको खोद के निकाल के आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा।
ऑर्डर्ड पेयर का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर को सॉल्व कैसे किया जाता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, उनके टर्म्स क्या है, एवरी पॉसिबल थिंग। क्योंकि अगर आप क्लास 11th में ऑर्डर्ड पेयर पढ़ रहे हो तो आपको क्लास 10th, क्लास 9th और क्लास 8th से ऑर्डर्ड पेयर्स पूरा रिवाइज कराऊंगा, भले ही वो क्लास 11th एंड 12th में आए या ना आए, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स होता क्या है। फिर आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सर जी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली मैं अभी भी बता दूंगा आपको, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता दूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। मैंने आपको सेट वाले चैप्टर में एक सेशन दिया था, एक वीडियो प्रोवाइड करा था जिसका नाम था ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स का ऑपरेशन मतलब सेट्स का यूनियन कैसे निकाला जाता है, सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, सेट का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, 3 चीजें पढ़ाई थी। और साथ ही साथ मैंने उस वीडियो सेशन में यह भी बोला था कि बेटा सेट का प्रोडक्ट भी निकाला जा सकता है, वी कैन मल्टीप्लाई टू सेट, पर नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। जो प्रोडक्ट ऑफ सेट होता है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। वो चीज मैंने उस चैप्टर में नहीं सिखाई थी, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सेट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट तीनों ही सेम चीज होती हैं। वो सेट चैप्टर का पार्ट नहीं था, वो इस चैप्टर का पार्ट है। तो आपको 2 सेट या 3 सेट का मल्टीप्लाई करना सिखाया जाएगा इस थर्ड सेशन में या थर्ड वीडियो में, विच विल बी कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात इतनी क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। और जब हमारे ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने चलेंगे। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं सर? 1 2 3 4 5 6 कितने एग्जाम्पल आप कौन सी वीडियो कौन से सेशन में कराओगे? तो इट डिपेंड्स बेटा, इट डिपेंड्स, है ना। देख लेंगे, स्प्लिट कर देंगे, अगर ज्यादा हुए तो, नहीं कम हुए तो फिर एक ही वीडियो में आपको करा देंगे। देन कम्स एक्सरसाइज 2.1 और मेरे प्यारे 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 बच्चे, एक्सरसाइज 2.1 इन दोनों टॉपिक्स पर ही फोकस्ड है। इन दोनों टॉपिक्स पर ही एक्सरसाइज 2.1 अपनी फोकस्ड है। तो वी विल स्टडी दीज 2 टॉपिक्स वेरी हार्ड, बहुत क्लैरिटी के साथ इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ा जाएगा। और फिर इन दोनों टॉपिक्स का जो भी इंप्लीमेंटेशन होगा, जो भी अप्लाई करना सीखना होगा, वो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में सीखेंगे। एंड जब हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे तब आएगा आपका एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम योर प्यारी प्यारी क्यूट सी एनसीईआरटी बुक। ठीक है दोस्त? यस सर। उसके बाद जब हम ये सारा कुछ कर लेंगे, देन वी विल बी रेडी टू जस्ट डाइव इन दिस प्यारा सा चैप्टर। तब हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर का टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो रिलेशंस लिखा हुआ है, तब हम अच्छे से समझेंगे कि रिलेशंस होता क्या है। जब आपको रिलेशंस अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप रेडी हो जाओगे एक्सरसाइज 2.2 के पहले जो एग्जाम्पल्स दिए होंगे एनसीईआरटी के, उनको सॉल्व करने के लिए। जब आप रिलेशंस अच्छे से पढ़ लोगे, रिलेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे, तब आप रेडी हो जाओगे बेटा किस चीज के लिए? यू विल बी रेडी फॉर एक्सरसाइज 2.2 मेरे प्यारे बच्चे। तब आप एक्सरसाइज 2.2 के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है? बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, बट स्टिल जितना भी पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत गहराई में पढ़ाऊंगा कि तुम भूले भी नहीं भूल पाओगे कोई चीज, है ना। फिर आती है बात फंक्शंस की, रिलेशंस एंड फंक्शंस। जैसे ही हमने सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 को टैकल कर लिया। फिर हमने रिलेशंस पढ़ा, रिलेशंस को इंप्लीमेंट करना सीखा, और जब रिलेशंस पढ़ के उसको इंप्लीमेंट, उसको अप्लाई करना सीख गए, उसके कॉन्सेप्ट समझ गए, तब हमने एक्सरसाइज 2.2 को टैकल किया। उसके बाद आएगा बेटा अपना फंक्शंस। चैप्टर का जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस होता क्या है? कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं है। फंक्शन आप तभी समझ पाओगे जब आप रिलेशन अच्छे से समझ पाओगे, और रिलेशन आप तभी समझ पाओगे जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ पाओगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट तब समझ पाओगे जब आप ऑर्डर्ड पेयर अच्छे से समझ पाओगे। तो एवरी टॉपिक इज इंटरकनेक्टेड विद द अदर वन। आप देख सकते हो हर टॉपिक अपने पीछे वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। एवरी वीडियो यू हैव टू वॉच फुल। आपको पूरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको सॉल्यूशन अगर मेरा पढ़ाना स्लो लगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लो यार, यूट्यूब स्पीड भी तो इंक्रीमेंट देता है, स्पीड बढ़ा लो, 1.5 कर लो, 1.75 कर लो, 2x देख लो यार, लेकिन देखना पूरा पूरा, ठीक है, और लिखना भी। उसके बाद शुरू करते हैं सर अपन फंक्शंस। अब देखो ये बहुत सारे फंक्शंस लिखे, यहां है मेन खेल। अगर आप फंक्शंस अच्छे से समझ गए तो बेटा आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस अच्छे से समझना पड़ेगा। कहां चला गया? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखो हम सबसे पहले समझेंगे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फिर हम समझेंगे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। अलग अलग वीडियोस आएंगे, छोटे छोटे से वीडियोस होंगे, 30, 35 या 40 मिनट्स के वीडियो होंगे, जिसमें हर एक फंक्शन को अलग समझाऊंगा मैं।
मिक्स नहीं करूंगा कि एक ही वीडियो दे रहा हूं मैं 1.5 घंटे का, उसमें पूरे 6-7 आपको फंक्शन समझा रहा हूं, नहीं ये नहीं करूंगा मैं आपको स्लोली एक एक फंक्शन का एक एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा सो दैट आपका क्लैरिटी बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर रहे। ठीक है सर, डन। फिर हम आइडेंटिटी के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन समझेंगे, फिर रैशनल फंक्शन समझेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 7 तरह के फंक्शंस जो आपके सामने लिखे गए हैं, इनके अलावा भी और भी फंक्शंस होते हैं, पर आपके सिलेबस में एज ऑफ नाउ ये 7 फंक्शंस मौजूद हैं। तो आपको इन 7 टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ फंक्शंस पढ़ाऊंगा ही नहीं बेटा, फंक्शन समझाऊंगा, फंक्शन काम क्या करता है, फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, फंक्शन में इनपुट क्या डाल सकते हैं, फंक्शन आउटपुट क्या देगा, रेंज पता करेंगे, डोमेन पता करेंगे, कोडोमेन, एवरी पॉसिबल थिंग हम यहां पढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे सर रेंज और ये क्या है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। बेटा अगर आपको याद हो तो एमसीक्यूज वाला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा था चैप्टर 1 का, उसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे लिए थे जिसमें मैंने रेंज और डोमेन आपको ढूंढना सिखाई थी और आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिया था कि अपना जो डोमेन और जो कोडोमेन और जो रेंज होता है वो होता क्या है। अभी अगर आपको वहां समझ में नहीं आया तो ऐसी डिटेल में यहां समझने वाले हो ना कि मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है सर, डन। फिर आएगा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। भैया 2 फंक्शंस को जोड़ना और 2 फंक्शंस को घटाना, 2 फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना और 2 फंक्शंस को डिवाइड करना, ये हम यहां सीखेंगे। मतलब अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। 2 फंक्शंस आपको दिए रहेंगे f(x) और g(x) या f और g, उनको ऐड करो या उनको सब्ट्रैक्ट करो या उनका मल्टीप्लाई करो या उनका डिवाइड करो। तो अलजेब्रिक कैलकुलेशन ऑफ रियल फंक्शंस हम पढ़ेंगे। ये रियल फंक्शन क्या होता है ये भी अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, फिर जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे देन वी आर रेडी टू रॉक फॉर आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इन एग्जाम्पल्स में आपको भर भर के इनसे 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 और इनसे ये 8 टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल्स निपटा देंगे बेटा देन वी विल गो एंड मूव फॉरवर्ड फॉर एक्सरसाइज 2.3 विल बी योर लास्ट एक्सरसाइज। उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज। बेटा इसको मैं बोलता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये 2 बार क्यों लिखा हुआ है मैं बता देता हूं आपको। मिसलेनियस एक्सरसाइज एक्चुअली 2 पार्ट्स में आएगी आपके पास, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या है ना सर जी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में मेरे प्यारे बच्चे अपन के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को मैं 2 या 3 पार्ट्स में जो भी होगा तोड़ दूंगा। तो 2 लिखने का मकसद ही यही है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के 2 से ज्यादा वीडियोस या 1 से ज्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर हमारा एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, 1 शॉट, एवरीथिंग रिलेटेड टू द चैप्टर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये रही भैया आपके लिए बढ़िया वाला पूरा का पूरा चैप्टर ओवरव्यू आप कह सकते हो। ये देख लो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, अब चलते हैं अपन बढ़िया इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर और समझते हैं सर इस चैप्टर में एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है ना। हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस होता क्या है। तो आप लोग यार बच्चा एक कॉपी निकाल लो, एक पेज निकाल लो या फिर कुछ भी पेन कॉपी लेकर बैठो, बिकॉज whatever I will write on board, आपको वो चीजें लिखनी है। देखो अपन क्या समझने वाले हैं। हम सबसे पहले गौर से सुनना, जो चीजें हमको दी गई हैं, जैसे आप देखना चैप्टर ओवरव्यू में ये जो चीजें दी गई हैं ना, इनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले प्लीज 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 रिमेंबर रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, हवा नहीं पालना है दिमाग में। पहले फ्री ऑफ दिमाग हो जाओ, फ्री कर लो दिमाग को, है ना, दिमाग को बिल्कुल टेंशन फ्री कर लो। फर्स्ट वर्क यू हैव टू डू इज अपने दिमाग को बर्डन नहीं दो। दूसरा ये सोचो कि यार मैथ्स ही तो है, हमने अभी तक जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी है समझ के पढ़ी है और हमें आ गई, तो ये भी हम समझ लेंगे, ये भी आ जाएगा, तो बिल्कुल डरना नहीं है। अब समझते हैं, बिल्कुल आपको ऐसा पढ़ाऊंगा बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। सुनो बेटा, ये चैप्टर जो है ना पूरा पूरा डिपेंड करता है सेट्स पर। किस पे डिपेंड करता है सर? सेट्स पर। ठीक है, SETS। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस मैं। सेट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, फंक्शन रिलेशंस क्या है, फंक्शंस क्या है, ये 5 चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी इंट्रोडक्शन में कि सेट से कैसे रिलेटेड है ये चैप्टर। फिर हम समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, देन वी विल अंडरस्टैंड अपना रिलेशंस क्या होता है, देन वी विल अंडरस्टैंड फंक्शंस क्या होता है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, रेडी हो जाओ। तो सर जी सेट, आपको पता है सेट क्या होता है, आप पिछले चैप्टर में सेट बहुत अच्छे से पढ़ के आए। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कोई भी वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन आपको दी गई, आपने उसको सेट में लिख दिया, बात खत्म हो गई, सेट बन गया। मैंने कहा भैया एक सेट बनाओ जिसके अंदर वॉवेल्स लिखे हो, आपने वॉवेल्स उठाए ए ई आई ओ यू और आपने सेट बना दिया ए ई आई ओ यू। और सेट बनाने के लिए कॉमा लगा के बस दोनों तरफ सर यहां पर ब्रैकेट लगा दो, करली ब्रेसेस या करली ब्रैकेट, हो गया सेट तैयार, है ना। तो जो चीजें हमको ये अंदर मिली ना, इनको बोला जाता है मेंबर्स ऑफ दी सेट या टर्म्स ऑफ दी सेट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ दी सेट या कंपोनेंट्स ऑफ दी सेट। बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो बोलता हूं मेंबर है, ये सेट के अंदर मौजूद मेंबर है, फैमिली मेंबर है। सेट को मैं तो एक फैमिली मानता हूं, एक फैमिली है, उसके अंदर 5 मेंबर्स बैठे हैं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो इसके अंदर कितने हैं सर? 5 मेंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अब वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप आराम से उसको सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। रोस्टर फॉर्म क्या होता है आप जानते हो, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हो, ठीक है सर। सेट कंप्लीट हो गया। हाँ, आगे और ज्यादा कुछ डिस्कस भी नहीं करना है। जो आपको मेन चीज यहां सेट के अंदर जाननी है ना, वो 2 चीजें हैं, गौर से सुनिएगा, ठीक है। एक होता है अपन को एम्प्टी सेट समझना है, ठीक है सर, कोई नई चीज नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, एम्प्टी सेट जिसको हम नल सेट बोलते हैं। दूसरी चीज अपन को समझना है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और तीसरी चीज आप समझ गए होंगे, फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ठीक है। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। भाई एग्जाम्पल के तौर पर मैं पूछूं कि राइट द नेम्स ऑफ द एक्टर्स, write the names of the actors in a set, the actors which are of age 100 plus right now। अब मैंने आपसे कह दिया यार एक सेट में एक्टर्स के नाम लिखो और उस सेट में ऐसे एक्टर्स के नाम लिखना जिनकी एज आज जिंदा हो और 100 प्लस हो जिनकी एज। ऐसा कोई एक्टर राइट नाउ इज नॉट अलाइव। ऐसा कोई एक्टर अलाइव नहीं है जिसकी 100 से ऊपर एज हो, अगर हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि सर यहां तो सेट खाली रहेगा, यहां तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर नहीं आएगा, ठीक है सर। ये हो गया अपना एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके अंदर जो चीजें हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको काउंट किया जा सके, आप गिनती बता सको। जैसे मैं कह दूं, बहुत गौर से सुनना, मैंने बोला आपसे कि बेटा एक सेट बनाओ जिसके अंदर आपको स्क्वायर नंबर्स लिखना है स्मॉलर देन 50। अब देखो, अब मैंने बोल दिया स्क्वायर नंबर्स लिखो जो स्मॉलर देन 50 हो। सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर नंबर्स है 16, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। सर आगे नहीं लिख सकते हम, आगे हम 64 नहीं लिख सकते। ये 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर बेटा 64 होता है, बट वी कैन नॉट राइट इट। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैंने बोला राइट द स्क्वायर नंबर्स विच आर लेस देन 50 बेटा, जो 50 से कम है। तो 50 से कम सर बस यही है। अब गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 मेंबर्स। अगर आप किसी सेट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो, जिसको कार्डिनल नंबर बोला जाता है, कि ए का कार्डिनल नंबर बताओ, यानी उसके अंदर कितने मेंबर्स मौजूद हैं ये बताओ। तो अगर आप ये काउंट कर सकते हो कि भैया ये तो 7 है, तो आप बोल देना कि ये एक फाइनाइट सेट है। क्या है दोस्त? फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट की बात कर लेते, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। अब मैं यहां कह दूं, अगर मैंने यहां कह दिया कि भैया राइट द सेट ऑफ क्यूब नंबर्स, राइट द सेट ऑफ क्यूब नंबर्स, बस इतना बोल दिया मैंने, कुछ नहीं बोला इसके आगे। मैंने बोल दिया ऐसे नंबर्स लिखो जो क्यूब हो। अब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब, सर आगे ये चलता जाएगा 512, है ना। ये खत्म ही नहीं हो रहा सर। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने तुमसे कोई भी यहां बाउंड्री लगाने की बात ही नहीं करी। मैंने तो कहा कि एक सेट में बस क्यूबिक नंबर्स लिख दो, जस्ट राइट क्यूबिक नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो क्यूब हो। सर लिखते चलेगा, यार सर बता दो कहां तक, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तो डॉट 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 लग जाएगा। ये डॉट 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 जब लगता है तो समझ जाना इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो बहुत सारे हैं जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। इनफाइनाइट फैमिली मेंबर्स आर देयर। तो हम समझ गए कि इनफाइनाइट सेट होता क्या है। अब सर ये आपने समझाया क्यों, वाई, ये क्यों रिवाइज करा दिया, मैं बताता हूं, बहुत गौर से सुनना।
हमेशा याद रखना, अगर आप आगे चल के अपने दोस्तों को ये चैप्टर समझाते हो ना, या पढ़ाते हो या समझते हो, ऑलवेज स्टार्ट विद दीज 3 टॉपिक्स। सेट से शुरू करना इस चैप्टर को, और कनेक्टिविटी याद रखना कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। कनेक्टिविटी आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है सर, ये हो गया सबसे पहली चीज, नंबर 1 सेट। अब नंबर 2 पे आते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 2 ध्यान से सुनना, ठीक है सर, बहुत गौर से सुनना। दूसरी चीज जो हमको पढ़नी है वो है ऑर्डर्ड पेयर। समझना है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, डिटेल में समझेंगे, अभी 5-10 मिनट समझ लो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, डन सर। सर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जल्दी से लिखो, देखना। ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है सर। अब देखना तुम लोग को एक बढ़िया सी चीज बताऊं। क्या सर? उसके लिए मुझे फोन उठाना पड़ेगा अपना। अरे यार ये लाइन अच्छी नहीं बन रही है। ठीक है, इतनी काफी है। देखो, जैसे मैंने अपना फोन निकाला, एग्जाम्पल के लिए फोन निकाला बस, नहीं तो तुम समझो सर फोन निकाल लिया आपने, सर फोन मत निकालो पढ़ाते टाइम। अब मैंने अपना फोन निकाल लिया बेटा, ठीक है। अब इस फोन में मैं गूगल मैप पे कुछ भी सर्च करूं, आपको पता है, जैसे मैंने गूगल मैप खोला और मैंने सर्च किया मैग्नेट ब्रेन्स। मैंने बस इतना डाल दिया, मैग्नेट ब्रेन्स, बस गूगल मैप पे। ठीक है, सबसे पहले अपन को मिल गया मैग्नेट ब्रेन्स का एड्रेस, भैया मिल गया। अब गौर से सुनना, जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स का एड्रेस मिला अपन को, ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा सिंबल, ये रेड कलर का सिंबल इतने बड़े फेस में, इतने बड़े सरफेस में अपन को मैग्नेट ब्रेन्स का एक पॉइंट दिखा रहा कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस है। ठीक है सर, मैग्नेट ब्रेन्स का एड्रेस भैया ये है, यहां ऑफिस है उसका। ठीक है, ऐसा मेरा भी एड्रेस होगा, ऐसा आपका भी एड्रेस होगा, एवरीवन हैज एन एड्रेस बेटा। पर क्या करूं, अगर मैं एक पेज दे दूं आपको, सपोज मैं आपको एक पेज दे दूं, ठीक है, डन सर। सपोज मैं आपको एक पेज या सरफेस कह लो, आप एक सरफेस दे दूं, और इस सरफेस पर मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया, बस एक पॉइंट दे दिया, ये मैंने कह दिया बताओ इसका एड्रेस क्या है। दिस इज अ पॉइंट, आई वांट द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट, मुझे इस पॉइंट का एड्रेस ला कर दो। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम कहोगे यार गूगल मैप पे तो कितना आसानी से एड्रेस मिल जाता है, गूगल मैप पे भी ऐसा ही एक पॉइंट दिखाता है, वो बहुत बड़े सरफेस पर इस पॉइंट का इस सरफेस के अकॉर्डिंग बताओ क्या एड्रेस होगा, तुम नहीं बता पाओगे। नाउ यू विल नीड 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको एक काम करना पड़ेगा, इस पेज को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना। ये हो गई सर एक्स एक्सिस, इसके जस्ट अपोजिट में एक्स डैश, और यहां हो गई सर ये वाई एक्सिस, इसके जस्ट अपोजिट में ये वाई, और इसके जस्ट अपोजिट में वाई डैश। ठीक है सर, डन। अब इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, गौर से सुनना, यहां पर सर अपन लिखेंगे 1, है ना, ये आपको सबको पता है 1 2, यहां मार्किंग करेंगे। ठीक है सर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होती है वाई एक्सिस, आपको सबको पता है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग। ये हो गया -1, ये हो गया बेटा अपना -2, राइट, और नीचे भी माइनस चलेगा। अब थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, नहीं तो आपको दिखेगा। हमने क्या करा, हमने खुद का गूगल मैप बना लिया इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। हमने खुद का गूगल मैप बना लिया कि यार कौन वेट करे गूगल मैप का। अपन ने एक काम करा, अपन ने मैप बना लिया, इस पूरी जगह खाली पड़ी थी, अब ये मैप बन गई। अब ये मैप ऐसी मैप बनी जिसको हम बोलेंगे क्या सर, इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन सर। इस मैप को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, डन सर। अब कार्टेशियन प्लेन की मदद से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे ही बनी, ये पूरा का पूरा सरफेस कार्टेशियन प्लेन कहलाने लगा। कार्टेशियन प्लेन की मदद से हम इस पॉइंट का एड्रेस आराम से लोकेट कर सकते हैं। और ये एड्रेस क्या होगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैच इट विथ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे कहां टकरा रहा है, 1, भाई 1 लिख दे। देन जस्ट मैच इट विद वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, देखो ये वाई एक्सिस से कहां टकरा रहा है सर, 2, तो 2 लिख दे, बस आंसर आ गया सर 1,2 इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट ए। इस पॉइंट ए का एड्रेस ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। अब मेरी बात सुनो, ये जो एड्रेस लिखने का तरीका होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, समझ गए। अगर मैं किसी बच्चे से कहूं बच्चा इसको लिख, तो कोई बच्चा उठ के और इसको लिख दे 2,1, तो क्या 2,1 इस पॉइंट का एड्रेस होगा? नो सर, नो, ये एड्रेस नहीं होगा।
इसका एड्रेस, किसी भी पॉइंट का एड्रेस जब आप कार्टेशियन प्लेन पर निकालते हो तो पहले उस पॉइंट को देखना पड़ता है एक्स एक्सिस के कॉरिस्पॉन्डिंग की। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहां टकरा रहा है, 1 पे टकरा रहा है, 1 पहले आएगा। फिर ये y पे कहां टकरा रहा है, y पे 2 पे टकरा रहा है, फिर 2 आएगा। 1,2 इज द करेक्ट एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट। 2,1 नहीं होगा। 2,1 एक अलग पॉइंट है। 2,1 क्या होगा, 2,1 ये होगा। देखो x पे 2 देखो ये है, y पे 1 देखो ये है, ये दोनों कहां मिलेंगे, ये दोनों यहां मिलेंगे सर। ये हो गया 2,1, ये हो गया 2,1। देखो ये कहां जाएगा सर, देखो अच्छे से देखो बेटा, ये कहां जाएगा सर, ये अटैक कर रहा है 2 पे यानी 2, और ये y एक्सिस पे अटैक कर रहा है 1 पे यानी कि (1). तो 2,1 ये पॉइंट होगा, ना कि रेड वाला। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, पर अभी नहीं, जब ऑर्डर्ड पेयर का आपको वीडियो मिलेगा तब। तो याद रखना, अगर कोई पॉइंट -3,6 लिखा है तो ये एक यूनिक पॉइंट है, ये एक यूनिक पेयर है। इसको हम 6,-3 नहीं लिख सकते। दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स। यू कैन नॉट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ अ पेयर। अगर कोई पेयर ऑर्डर्ड पेयर है तो वो फिक्स्ड है। अगर एक्स एक्सिस या एक्स पोर्शन में, जिसको एब्सिस अभी बोलते हैं, वहां -3 है तो -3 ही रहेगा। 6 है y कोऑर्डिनेट, y की जगह, तो 6 ही रहेगा, आप पलट नहीं सकते। हां, अगर कोई बोल दे दिस इज एन अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड, इसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो आप पलट सकते हो। तो उस कंडीशन में -3,6 बोल दो या 6,-3 बोल दो, दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। अगर ये अनऑर्डर्ड पेयर है तो, समझ रहे हो, अगर ये अनऑर्डर्ड है तो इक्वल रहेगा, अनऑर्डर्ड। ठीक है, क्लियर है? यस सर, अनऑर्डर्ड पेयर है ये। क्लियर है? डन सर। अभी मैं इसका क्लियरेंस, मतलब क्लियरेंस साफ सफाई करने वाला हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन अपने तीसरे वाले टॉपिक पे चल सकें। ठीक है, मूविंग ऑन टू थर्ड टॉपिक नाउ। चलो इसको इरेज करते हैं सर। सेट हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या है सर? तीसरा बच्चों हमें जो चीज समझनी है, इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये होती क्या है सर? आप रिलेशंस और फंक्शंस पे तो आ ही नहीं रहे हो भाई साहब, किसी के बैकग्राउंड तो जानो, तब तो उससे बात करने चलेंगे। भाई कोई गुंडा बैठा हुआ है, तुम कह रहे हो मैं तो उससे बात करने जा रहा हूं, भाई उसके बारे में जान तो लो, उसका हिस्ट्री तो जान लो कि कहां रहता है, कैसा है। चले गए सीना तान के, हाँ भैया और क्या हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। पहले किसी से मिलने जा रहे हो, किसी के बारे में बात करने जा रहे हो, किसी से आप मीटिंग करने जा रहे हो, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बैकग्राउंड की नॉलेज होनी चाहिए, वो कर क्या सकता है, उसके पास पावर क्या है, ये तो अपन उससे मिलके जानेंगे, लेकिन भाई साहब थोड़ी तो इंफॉर्मेशन निकालो, ये कहां से आया। तो हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, सेट पढ़ लिया, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया, अब चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको बेटा अपन पुकारते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और दोनों के आगे अगर आप चाहो तो ऑफ सेट्स लिख सकते हो, ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सर बेसिकली देखा जाए तो ये है क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये जान है पूरे चैप्टर की। ठीक है सर, यहां तो होगा ही होगा यूज, 12th में भी होगा यूज, ध्यान रखिएगा प्लीज यार, है ना, ध्यान रखना। ठीक है सर, देख बच्चा, अपन ने दो सेट को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, याद करो, दो सेट को हमने सब्ट्रैक्ट करना बहुत अच्छे से सीखा है। हाउ वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ अ सेट। जैसे मान के चल, मैंने तुमको एक सेट ए दिया, और मैंने एक सेट ए दे दिया, और इसमें दे दिया मैंने तुमको पी क्यू आर एस टी। प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में सीखा ये। और एक सेट बी दे दिया, जिसके अंदर मैंने तुमको दिया एस टी यू वी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि यार बच्चा तुम एक काम करो, a माइनस बी निकालो, है ना, a माइनस बी निकालो। तो चलो सर, a से अपन b को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे करेंगे सर? देखो भैया, a को हमने लिख दिया पी क्यू आर एस टी, ठीक है, माइनस, अब b लिख देंगे एस टी यू वी, है ना, एस टी यू वी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। a माइनस बी, अब b सेट क्या है, एस टी यू वी, तो जल्दी से लिखते हैं एस टी यू वी, और ब्रैकेट कर देना है क्लोज। डन सर। अब क्या होता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, आप सिर्फ कॉमन वालों को काट देते हो। जैसे यहां s और s कॉमन है,
टी और टी कॉमन है, बस और कुछ नहीं कटेगा। पी क्यू आर है पर यहां पी क्यू आर नहीं है। और उसके बाद क्या करते हैं, जिससे माइनस कर रहे हो उसके बाकी के एलिमेंट्स हमारे आंसर बन जाते हैं। यहां ए माइनस कर रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा सर, ए माइनस बी विल बी ए सेट के बचे हुए एलिमेंट्स यानी कि पी क्यू आर। सर ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ठीक है, द एलिमेंट्स इन ए विच आर नॉट इन बी, ये मीनिंग होती है इसकी, द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। क्लियर है? हाँ सर। अब सर ये क्यों सिखाया, मतलब ये क्यों रिवाइज कराया? दूसरी चीज अभी और देख लो। अगर मैं तुमसे कहूं बी माइनस ए निकालो, अगर मैं तुमसे कहूं बी माइनस ए निकालो, तो अब तुम क्या करोगे, नाउ यू विल राइट बी सेट फर्स्ट। सबसे पहले अब तुम यहां पर बी सेट लिखोगे यानी कि एस टी यू वी, एस टी यू वी ब्रैकेट क्लोज माइनस बी माइनस ए, ए अब लिखो बेटा पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। डन सर, बिल्कुल डन। काटा पीटी करते हैं, ठीक है। लेट अस कट दोस विच आर कॉमन। इसमें और इसमें कॉमन है बेटा एस और टी, देखो एस से एस कटा, टी से टी कट गया, इस एस से इस एस को काट दिया। अब बी से माइनस करा जा रहा है, जैसे ए से माइनस किया जा रहा था तो ए सेट के बाकी के एलिमेंट्स लिख लिए। यहां बी से माइनस किया जा रहा है तो ये बी सेट है, इससे बचे हुए एलिमेंट्स लिख लेंगे यू कॉमा वी। तो बी माइनस से कितना आया सर, ये आ गया यू कॉमा वी। अब ये क्यों कराया तुम्हें, रीजन सुनो इसका। ये इसलिए कराया बेटा कि मुझे यहां तुम्हें एक चीज समझानी थी कि अगर हम a माइनस बी निकाल रहे हैं तो ये इक्वल नहीं होता है b माइनस ए के, याद रखना ये इक्वल नहीं होता है। a माइनस बी आया पी क्यू आर, b माइनस ए आया यू वी, तो कहां इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। ऐसे ही बच्चा जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे किसी भी दो सेट का, जब भी हम किसी दो सेट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान के चलो हमारे पास एक सेट है a, ठीक है, 1 2 3, और एक सेट है हमारे पास B, ध्यान दीजिएगा A कॉमा B। तो अगर मैं तुमसे कहूं A क्रॉस B, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे अपन, क्रॉस बोलते हैं इसको, ठीक है, A क्रॉस B निकालो, जो भी होगा, और फिर मैं तुमसे कहूं B क्रॉस A निकालो, तो बेटा 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 प्लीज रिमेंबर A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इक्वल नहीं होते। कुछ कंडीशंस में इक्वल होते हैं, अगर ए और बी दोनों इक्वल है, सेम है, मान के चलो यहां भी 1 2 3, यहां भी 1 2 3, तो ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, बराबर आएगा, इक्वल आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। लेकिन अगर सेट अनइक्वल है, ए और बी अलग अलग है ना, ए और बी अलग अलग सेट हैं, इनमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो हमारा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं आ सकता। अब सर आपने ये तो बोल दिया कि ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं आ सकता, पर ये होता क्या है ये तो बता दो। डिफरेंस तो हमें आता है, हमने प्रीवियस चैप्टर सेट में सीखा है, पर ये तो बता दो कि ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये होता क्या है, कैसे निकलता, चलो ये देख लेते हैं। चलो तुम्हारी दुविधा खत्म कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा दूं, जस्ट लेट मी इरेज दिस, ये क्लीन कर दिया। हाँ भैया क्या कह रहे हो, ए क्रॉस बी निकालना सीखना है, ठीक है, चलो देखो ए क्रॉस बी क्या होता है सर, ये क्या होता है सर, ये होता है दो सेट का मल्टीप्लाई करना। अब तो मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट डिटेल में समझेंगे अपन वीडियो में, ठीक है, सिर्फ एक डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि अपना क्या है, रिलेशन, और फिर फंक्शन समझेंगे, ठीक है, डन सर। देखो ए क्रॉस बी का मतलब है, गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनना, ये ए क्रॉस बी, पहली बात तो सबसे पहली बात एक सेट होता है, सबसे पहली बात ए क्रॉस बी, एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर दो सेट का प्रोडक्ट करा रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हो, तो वो भी एक सेट होगा, नंबर 1, ठीक है सर। दूसरी बात नंबर 2, सर इसके जो एलिमेंट्स होंगे ना, जो एलिमेंट्स होंगे ना बेटा, प्लीज रिमेंबर, प्लीज अच्छे से सुन लो, जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड पेयर। दूसरे पॉइंट ये समझ लो कि सर एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्या होंगे दोस्त, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। मतलब ऐसा नहीं है ए क्रॉस बी के अंदर तुम ऐसा लिख रहे हो, सेट बना के लिख रहे हो 1, 3, 4, 8, A, B, ऐसा नहीं होगा। यहां पर एलिमेंट 1 है, यहां एलिमेंट 3 है, यहां एलिमेंट 4 है, यहां एलिमेंट 8 है, ये ए क्रॉस बी ऐसा आ ही नहीं सकता है। ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। मतलब सर, मतलब ये अगर ए क्रॉस बी होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, गौर से सुनना बेटा, 1, 2,
या 1 कॉमा ए, ये एक एलिमेंट हुआ, ये पूरा एक एलिमेंट हुआ। ऐसे 2 कॉमा बी, है ना, ऐसे ही मान के चलो 3 कॉमा 9, कुछ ऐसे ये एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 ऐसे ये एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, याद रखना ए क्रॉस बी एक सेट होता है, उस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स ही आएंगे। ठीक है, अब सर ये ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे कैसे, ये और समझा दो। चलो ये और समझ लेते हैं। ठीक है, डन सर, ये और समझ लेते हैं, फिर तो आप मस्त बढ़िया मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, डन सर। अब ए क्रॉस बी तुमको निकालना सिखाता हूं कि सर ए क्रॉस बी होता क्या है और निकलेगा कैसे। सर ए क्रॉस बी की जो डेफिनेशन होती है, सेट, मैंने बोला था ना सेट होता है, तो मैंने सेट लिख दिया। ठीक है सर, इसके अंदर मैंने लिखा x कॉमा वाई, समझे कुछ, x कॉमा वाई, मतलब इस सेट के अंदर x कॉमा वाई समथिंग लाइक दिस विल बी देयर। इस सेट के अंदर कुछ इस प्रकार से कुछ चीज लिखी होगी, समथिंग कॉमा समथिंग। ठीक है सर, और सच दैट जो x है, जो x है वो बिलोंग करेगा a को, और जो y है वो बिलोंग करेगा b को। नहीं समझे सर, ये खतरनाक सी आपने रिप्रेजेंटेशन लिख दी सर, ये तो हमें समझ में नहीं आ रही, पढ़ ली नहीं पढ़ ली, देखो बताता हूं, पल्ले पढ़वाता हूं आपको, सुनो ध्यान देना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कभी? कैसी सर? जैसे 3 इंटू ब्रैकेट a माइनस बी, सपोज ऐसा हो तो मैं कह दूं भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी 3 इंटू ए 3 इंटू बी, और बीच में माइनस लगा दो। पढ़ा है ना? हाँ सर, कुछ इसी तरह से ए क्रॉस बी निकाला जाता है, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, चलो अब इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं ए क्रॉस बी निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी। चलो एक काम करो, ए के एलिमेंट्स, क्योंकि ए को हमने पहले बोला तो ए के एलिमेंट्स पे पहले तुमको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ए के एलिमेंट्स लिख लो 1 2 और 3, बी के एलिमेंट्स बाद में, जो कि दूसरे नंबर पे लिखे, तो बी के एलिमेंट्स लिख लो ए कॉमा बी। अब मेरी बात सुनना, मेन गेम स्टार्ट्स हियर नाउ। एक्स कॉमा वाई, तो 1 कॉमा ए लिखा जा सकता है क्या? अगर मैं कहूं 1 कॉमा ए लिखा जा सकता है क्या इस ए क्रॉस बी में? सुनते जाओ, हाँ लिखा जा सकता है। क्यों? सुनो, जो एक्स है वो अपना ए से होगा। क्या ये जो एक्स है ये ए से है, सेट ए से है? हाँ सर, सेट ए में है। जो अपना y है वो सेट b से होगा, बिलोंग करेगा b में। जो y है यहां पर y जो है ना वो ये बैठा हुआ है, क्या ये सेट b से है? हाँ सर, सेट b से। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं कि a कॉमा 1, क्या ये हमारे इस a क्रॉस b में बिलोंग करेगा? क्या ये a क्रॉस b के अंदर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये x और ये y, x जो है वो पहले सेट में से होना चाहिए, ये जो है पहले सेट में से होना चाहिए, a से होना चाहिए, a के अंदर है ही नहीं है, ये इसके अंदर है ही नहीं। समझ गए ना? और जो y है ये सेकंड सेट के अंदर होना चाहिए a क्रॉस b में, तो इसका मतलब ये b से आना चाहिए। क्या b के अंदर है? ये नहीं है सर। तो समझ जाओ, ये है ऑर्डर्ड पेयर का कमाल। मैंने क्या बोला था? एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, और ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y होना चाहिए, जिसमें x जो है ये पहले वाले सेट का होगा, y जो है ये दूसरे वाले सेट का हिस्सा होगा। अब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने की आ गई है बारी, तो सुन लो मेरे प्यारे, सुन लो। सर निकालेंगे कैसे आप तो ये बताओ। सुनो, चलो निकालना सीखते हैं। ठीक है, डन सर। ए के अपन सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3, बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं a कॉमा बी। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है मेरे प्यारे, सबसे आसान तो यही है पूरे चैप्टर में। सबसे पहले 1 लिखा जाता है, सबसे पहले 1। और सुनो, कभी भी यहां पर कोई ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना तो यहां और यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर बस वही चीज आएगी जो सेट ए में लिखी गई है। मान के चलो ए अभी यहां नहीं आ सकती, ये ए अभी यहां नहीं आ सकती, ये याद रखना, क्योंकि आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो। ए क्रॉस बी निकाल रहे हो मतलब ए के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में। तो कुछ नहीं करना होता है सर, अपन को कुछ नहीं करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब सर 1 कॉमा ए और 1 कॉमा बी, हमने 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी के साथ। a कॉमा 1 बी कॉमा 1 नहीं लिख सकते, मैं फिर बोल रहा हूं। तो हमारा पहला आ गया 1 कॉमा ए, ऑर्डर्ड पेयर आ गया, पैक कर दो। फिर आया 1 कॉमा बी, तो ऑर्डर्ड पेयर आ गया सर 1 कॉमा बी, पैक कर दो। सर ये 1 का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इन दोनों में, खत्म। सर 1 की हो गई खत्म, 1 खात्मा हो गया 1 का। ठीक है, डन सर। अब बारी है 2 की, ऐसे ही 2 के साथ करो, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी। ठीक है सर,
2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी, और ब्रैकेट में लिखते जाओ। देख रहे ऑर्डर पेयर आ रहे, देखो ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर। अब 2 को भी हमने ए के साथ और बी के साथ लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको इरेज करो। ठीक है सर, डन हो गया, इरेज कर दिया, 2 भी खत्म हो गया, निपट गया भैया। अब बात होगी सर अपने किसकी, 3 की। 3 को भी डिस्ट्रीब्यूट करो, 3 कॉमा ए एंड गोज 3 कॉमा बी, तो 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी लिख लो। ठीक है सर, तो ये हो गया 3 कॉमा ए ब्रैकेट क्लोज 3 कॉमा बी। और जैसे ही सब कुछ हो जाए बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो बेटा, यही है अपना ए क्रॉस बी। दिस इज ए क्रॉस बी। आई होप अब आपको ए क्रॉस बी निकालना आ गया होगा। कभी भी 2 सेट दिए गए हैं, अगर आपको उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, बड़ी ही आराम से, बड़ी ही सादगी के साथ आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। डन है सर, बिल्कुल डन है। अच्छा, ये हो गया अपना ए क्रॉस बी। अब मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क करना और मुझे देखना है आप लोगों में से कितने लोग सही करेंगे। बेटा अब आप बी क्रॉस ए करके देखना, ठीक है। मैं इस सेशन में तो नहीं कराऊंगा, बिकॉज मुझे एक अलग सेशन लेना है फॉर ऑर्डर्ड पेयर्स, तो वहां ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं, फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वहां कार्टेशियन प्रोडक्ट को घोल के पिला दूंगा तुम्हें, बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं सर अपन तीसरी चीज हो गई। अब हम चलेंगे अपने रिलेशन पे, रिलेशन होता है क्या। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेशन। ठीक है, देखो रिलेशन इज ऑल्सो अ सेट। अगेन रिलेशन भी एक सेट होता है, फंक्शन भी एक सेट होता है। यस, रिलेशन इज ऑल्सो अ फॉर्मेट ऑफ सेट। जी हां, रिलेशन भी हमारे पास एक सेट की तरह काम करता है। अच्छा, रिलेशन क्या होता, सुनते जाना यहां पर, क्योंकि ये इरेज नहीं करना चाहता हूं मैं, कुछ भी इरेज नहीं करना चाहता हूं मैं। यहां पर अब तुमसे डिस्कस करूंगा व्हाट आर रिलेशंस। ठीक है, व्हाट आर रिलेशंस। ठीक है, जैसे यहां पर आपको बुलेट्स में सिखाया था ना, बुलेट्स बोले तो पॉइंट्स में, यहां पर भी पॉइंट्स में बात होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पहली चीज आपको रिलेशन समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आना बहुत जरूरी है। 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या 2 चीजें आपको आना बहुत जरूरी है? क्या सर? एक अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आप कह सकते हो। ठीक है सर, ठीक है, मैं लिख देता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और दूसरी चीज आपको समझ में आनी चाहिए सर, सबसेट। ठीक है, ये 2 चीजें आपको चाहिए ही चाहिए हैं, सो दैट आप कह सकते हो कि ये बेस है। ये क्या है सर? ये बेस है। काहे के बेस? बेस ऑफ रिलेशंस। ये रिलेशन समझने के लिए आपको बेस, नींव का काम करेंगे। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब सुनो मेरी बात, बात कर लेते हैं सबसेट की, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको मैं करा चुका हूं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो अभी अपन ने देख लिया, ए क्रॉस बी कैसे निकालते। ठीक है सर, डन है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिलेशन, पहले तो ये समझो कि होता क्या है। देखो, जैसे मैं कहूं फॉर एग्जांपल, मेरा नाम जेड से शुरू होता है और मेरी वाइफ का नाम एस से शुरू होता है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया जेड कॉमा एस। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है सर, अब मेरा दोस्त है जिसका नाम है राज, है ना, राज, और उसकी वाइफ का नाम शुरू होता है एच से, तो आर कॉमा एच। ठीक है सर। अच्छा, मेरा एक और फ्रेंड है, गौर से सुनना, मेरा एक और फ्रेंड है जिसका नाम है, गौर से सुनना बेटा ध्यान से, अंकित, और अंकित की वाइफ का नाम है दिव्या। तो ए कॉमा डी लिख दिया मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको एक सेट में पैक कर दिया। ठीक है, अभी आप इनको लेटर मत समझो, अभी आप इनको ये समझो नाम लिखा हुआ है, जीशान कॉमा एस, नाम नहीं बताऊंगा मैं अपनी वाइफ का तुम लोगों को। ठीक है, जेड कॉमा एस। तो ये क्या है, कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है, थोड़ा पहचानो, थोड़ा ट्राई करो समझने का। सर दिस, गौर से सुनना, यहां पर ये सारे के सारे क्या है सर, एक्स कॉमा वाई। कौन से? सब के सब एक्स कॉमा वाई के जैसे बैठे हुए हैं सर। ठीक है, सब एक्स कॉमा वाई है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, पक्का? हाँ सर। सच दैट, गौर से सुनिएगा, सच दैट y इज द वाइफ ऑफ x, या x इज द हस्बैंड ऑफ y, लिख सकते हैं ना, x इज द हस्बैंड ऑफ y। मतलब इस सेट के अंदर मात्र वही वाले पेयर लिखे जाएंगे जिनका रिलेशन कुछ इस प्रकार हो, This is the husband of this. This is the husband of this. This is the husband of this. समझे बात को? यस सर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही इनको उठाया है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही देखो ये होते हैं, देखो,
ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं? हाँ सर होते हैं। इन्हीं में से कहीं ना कहीं से उठाया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि रिलेशंस बेसिकली एक रूल फॉलो करते हैं। हर एक पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक पेयर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि भैया लिख दिया बस हमने, नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक पेयर उठा के हम ऐसा नहीं लिख सकते कि इस सेट में लिख दिया। भाई अब मान के चलो मैं यहां ऐसा लिख दूं, भाई यहां ऐसा लिख दूं, मैं सुनना गौर से, क्या इसी में मैं इसमें ही एक और ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर दूं, जोड़ दूं? कौन सा? गौर से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जीशान कॉमा आई, सपोज ये मेरे भाई का नाम है, आई फॉर इरफान, ठीक है। अब यहां रिलेशन कौन सा चल रहा है सर? यहां रिलेशन चल रहा, दिस इज द हस्बैंड ऑफ दिस, दिस इज द हस्बैंड ऑफ दिस, दिस इज द हस्बैंड ऑफ दिस, दिस इज द हस्बैंड ऑफ दिस। अरे भाई ये कहां से आ गया? जीशान इज द ब्रदर ऑफ इरफान, जीशान इज ब्रदर ऑफ इरफान, भाई है वो तो मेरा यार। रिलेशन चल रहा है अपना कौन सा? दिस इज द हस्बैंड ऑफ दिस, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। तो ये सब तो ठीक है, ये नहीं आएगा तो हम इसको भगा देंगे सर, इसको छोड़ देंगे और यहां पर पैक कर देंगे। बात समझ में आई? यस सर। तो जो रिलेशन है ना, बिल्कुल हमारी कॉमन लाइफ की तरह है, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी की तरह क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है। तो रिलेशन बेसिकली, ध्यान दीजिएगा, आपको अब बहुत मेन पॉइंट्स बताने वाला हूं, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। पहली चीज बहुत ध्यान से सुनना, जो रिलेशन होता है वो अपने अंदर, गौर से सुनिएगा, एक्स कॉमा वाई रखता है, मतलब उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, सेट होता है, वो भी सेट होता है, ठीक है सर। ऑर्डर्ड पेयर होगा सच दैट एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड विद सम रूल, एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड या लिंक्ड, आप कह सकते हो एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड विद सम रूल। कुछ ना कुछ रूल, कुछ ना कुछ नियम तो जरूर होगा सर, जिनसे एक्स और वाई कनेक्ट रहेंगे, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यह समझना है कि रिलेशन जो है ये एक सेट से दूसरे सेट पर निकाला जाता है। मतलब रिलेशन को लिखने का तरीका ऐसा होता है, आर रिलेशन सच दैट, रिलेशन इज सच दैट, ठीक है, रिलेशन इज सच दैट ए टू बी। ये क्या मतलब हुआ सर? ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, रिलेशन जो है वो ए टू बी चल रहा है। आपको ज्यादातर 99% आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। मैं बता देता हूं उसको पढ़ते कैसे, ठीक है, ये समझ लो बहुत गौर से। इसका मतलब हुआ फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये इसका मीनिंग होता है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हुआ होगा ए क्रॉस बी, कुछ समझ रहे हो? ए क्रॉस बी को ये फॉलो करेगा। अगर मैं कह दूं रिलेशन आर इज सच दैट ए टू ए एरो ए, तो ए टू ए का मतलब हो गया फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, दैट इज ए क्रॉस ए। समझ रहे हो ना? मैं कह दूं रिलेशन इज सच दैट फ्रॉम एक्स टू वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, मतलब एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई, एक्स क्रॉस वाई चल रहा होगा। समझ गए ना? ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें हैं रिलेशन के बारे में जो मैंने आपको पढ़ा दी। क्लियर है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देखेंगे रिलेशन का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हो आप इसको। क्या सर? क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट? देखो बताता हूं। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रिलेशन इज, रिलेशन is a subset of, relation is a subset of Cartesian product. This is Cartesian product. मतलब रिलेशन ऐसा नहीं है कोई आवारा चीज है, नहीं। रिलेशन जो आता है ना उसके पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूर होगा। ये लाइन आपको जरूर लिखी हुई मिलेगी 110% कहीं ना कहीं तो रिलेशन में, विच विल टेल यू कि किन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा होगा। ए टू बी मतलब ए क्रॉस बी, है ना। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए रिलेशन आर गोज सच दैट, आप कह सकते हो आर इज सच दैट गोज फ्रॉम, आप कह दो वाई एरो जेड, तो समझ जाना दो सेट दिए गए होंगे आपको, वाई और जेड, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना हो सकता है, वहां हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाए। तो समझ जाना जो रिलेशन है ना वो क्या है सर? वो है अपना सबसेट। काहे का सबसेट है? वाई क्रॉस जेड का, सब सेट ऑफ वाई क्रॉस जेड। अब अगर आपको सबसेट ही नहीं पता तो मेरे प्यारे फिर तो बहुत शर्म की बात है यार। सबसेट ही नहीं पता तो फिर तो बहुत शर्म की बात है। फिर तो अपन को ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार आपने
पढ़ाई कर भी रहे हो आप तमीज से ढंग से कि नहीं कर रहे हो, ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है सर, डन है, 100% डन है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठीक है, डन। इरेज कर रहा हूं इसको अब मैं, ठीक है, क्योंकि अभी अपन को पढ़ना है फंक्शंस। ठीक है, अभी वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस, व्हाट आर फंक्शंस, राइट। डन सर। एक एग्जांपल लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन से अपन रिलेशन निकालते हैं, कोशिश करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, डन सर, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। डन सर। एक आपको सेट दिया गया है ए, और इस सेट में आपको दिया गया है 1 2 3, या सिर्फ 1 2 ले लो, लो भाई 1 2। ठीक है सर, डन। हाँ, एक आपको सेट दिया गया है बी, और इसके अंदर आपको दिया गया है लेट अस से 2 3 एंड 4। ठीक है सर, डन। सबसे पहला काम करना है ए क्रॉस बी निकालना है। क्यों? इसलिए, क्यों बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको अब रिलेशन दिया है आर सच दैट इट गोज फ्रॉम ए टू बी। कुछ समझे? जो रिलेशन है वो ए से बी पर जा रहा है, मतलब ए क्रॉस बी हमें चाहिए पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी करते हैं बेटा, यहां सबसे पहला काम है अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है, 1 2 लिख लेते हैं बेटा इसके नीचे, देखो बेटा 1 2, और इसके नीचे लिख लेते हैं 2 3 4। ठीक है, 2 3 4। जो तुम्हें सिखाया गया बस वो करो, जो आपको सिखाया गया। 1 पहले इसका लेंगे बेटा, ध्यान रखना पहले का पहला एलिमेंट पहले लिया जाएगा। 1 2 1 3 1 4, याद रखना। ठीक है सर, लिख लेते हैं 1 2, जैसे ही लिख लेंगे 1 2 ब्रैकेट में क्लोज कर दो, कॉमा 1 3। ठीक है सर, 1 3 हो जाएगा, देन वी विल हैव 1 4, 1 4। तो 1 तो हो गया भाई, अब किसकी बारी है? अब 2 की बारी है बेटा। 2 2 2 3 2 4 लिख लो बेटा। 2 2, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 3 और लास्ट 2 4। डन। लीजिए, जैसे ये सारे हो जाएं आप इनको ब्रैकेट में पैक कर दो और लिख लो सर ये क्या है, दिस इज ए क्रॉस बी। अब तुम एक चीज बताऊं तुम्हें, हाँ सर, हमारा जो भी रिलेशन मैं यहां देने वाला हूं इट विल कम फ्रॉम दीज ऑर्डर्ड पेयर्स ओनली। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां ए क्रॉस बी चल रहा है, तो रिलेशन जो है हमारा ए क्रॉस बी से ही उठाया जाएगा। जो रिलेशन है इसके अंदर जो चीजें आती हैं, जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे सर वो कैसे दिखेंगे? दोज एलिमेंट्स विल लुक लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई। कैसे दिखेंगे? एक्स कॉमा वाई। अब आपको यहां रिलेशन के बारे में बताया जाएगा, रूल के बारे में बताया जाएगा कि रिलेशन किस रूल को फॉलो कर रहा है। ध्यान से सुनो, रिलेशन गोज फ्रॉम ए टू बी एंड बहुत गौर से सुनना, एंड रिलेशन गोज फ्रॉम ए टू बी एंड रिलेशन इज सच दैट, गौर से सुनिएगा, रिलेशन इज सच दैट एक्स कॉमा वाई। ठीक है सर, सच दैट y इज इक्वल टू 2x। लो भैया, अब आपको यहां रूल दे दिया गया, y इज इक्वल टू 2x। आपको पता है बेटा, आपको पता है कि ये जो x है ये आपके पहले सेट का हिस्सा होगा, ये जो y है ये आपके दूसरे सेट से आएगा, है ना? ये बात तो क्लियर है। देख लो सारी है, देखो ये x कॉमा वाई है, जैसे x कॉमा वाई, तो ये कहां है? ये a में होगा, देखो a में से आया ये, है ना? और ये कहां से आया? ये आया y से, यानी b से। ये y है b से, देखो b से 3 आया, है ना? ऑलवेज रिमेंबर, ये बेसिक चीजें हैं। डन सर। अब मैं कह रहा हूं कि भाई फाइंड करो रिलेशन क्या है, फाइंड करो रिलेशन क्या है, उस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं। ठीक है भाई, डन सर। चलो देखो, अपन ने इसको देख लिया, अभी समझना मेरी बात, ये क्या बोल रहे हैं देखना। इन्होंने बोला कि जो रिलेशन है वो ए से बी पे है, मतलब हम समझ गए ए क्रॉस बी जो दिया गया है यहां, इन्हीं में से रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स उठेंगे। मतलब ए क्रॉस बी में से ही हमें रिलेशन आर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करना, मतलब कर तो लिया ही अपन ने। जो ऑर्डर्ड पेयर्स उठेंगे सारे नहीं आएंगे ऑब्वियसली, पर हाँ कुछ तो आएंगे, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए। अब इनमें से कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स यहां हम रिलेशन में लिख सकते हैं, रिलेशन के सेट में लिख सकते हैं? वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स जो ये वाला रूल फॉलो कर रहे होंगे, y इज इक्वल टू 2x। समझ रहे हो क्या? y इज इक्वल टू 2x। सर ये क्या है बताता हूं, देखो ये क्या है सर, दिस इज x, दिस इज y, है ना? ये x, ये y, दिस इज x, दिस इज y, x y, है ना? x और ये y, ये x और बेटा ये y, x y x y x y x y,
सब पे लिख लो एक्स वाई, सब चेक करेंगे, ठीक है सर, डन, लिख लिया। नेक्स्ट सुनते जाना। हाँ सर, सर इन दोनों को जरा इसमें रख के देखो, सेट हो रहा है रिलेशन, y की जगह 2, ठीक है सर, y की जगह 2 इक्वल 2 इंटू एक्स की जगह 1, ओके, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इक्वल टू, क्या बात है सर, ये तो इक्वल हो, ये अब हमारे उस रिलेशन का हिस्सा बनेगा बेटा 1,2, क्योंकि 1,2 जो है वो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है बेटा। पहली चीज तो ये एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो A क्रॉस B से आ रहा है, A टू B है। दूसरी चीज ये वाला भी फॉलो कर रहा है कंडीशन, ठीक है सर। नेक्स्ट, चलो ये हो गई है ना, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यस सर। अब इन दोनों को रख के देखते हैं, y की जगह 3, ठीक है सर, और 2 इंटू एक्स की जगह 1, 2 1 जा 2, 3 और 2 सर ये तो इक्वल नहीं आ रहे, तो ये हमारे रिलेशन का हिस्सा नहीं होगा। ऐसे ही सर हम सारे चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा ये और आएगा बस, ठीक है, ये और आ जाएगा बस, और कोई नहीं आएगा इनमें से, ना ये आएगा ना ये आएगा, ये फॉलो कर लेगा। तो सर जल्दी से करा के दिखा देता हूं, 2,4, तो y की जगह हमें 4 रखना है और इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह हमको 2 रखना है, 2 2 जा 4, 4 इक्वल 4, यानी कि ये तो मैच कर गया, 2,4 मैच कर गया। कैसे? 2,4 ने इस कंडीशन को फुलफिल करा दिया, तो यहां 2,4 भी आ जाएगा और हम बंद कर देंगे। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा रिलेशन हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक रिलेशन जो होता है ना, एक रिलेशन जो होता है, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ए क्रॉस बी का, है ना। अगर ए से बी जा रहा है रिलेशन तो ए क्रॉस बी का होगा, ठीक है। अच्छा, इसको और भी तरह से, अलग तरह से लिखा जा सकता है। देखो कैसे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनना। रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे रिलेशन ये है, ठीक है, आर, इसके किनारे एक छोटा ए और इसके किनारे एक छोटा बी लिखा जा सकता है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। इसको कैसे पढ़ा जाता है? ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी क्या पढ़ा जाएगा? या पढ़ा जाएगा ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, डन सर। और इसी के आगे ऐसा डॉट लगा होगा, सच दैट, गौर से सुनिए, ए सच दैट बी इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a। ये मैं ए बी में लिख दिया, वैसे मुझे एक्स वाई में लिखना चाहिए था, चलो लिख लेते हैं, x इज रिलेटेड टू y सच दैट y इज इक्वल टू 2x। तो इस वाली लाइन को आप कुछ इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। तो ये रिलेशन अपने हो गए खत्म। अब चलते हैं फंक्शंस को थोड़ा सा समझने, थोड़ा सा देखेंगे फंक्शंस होता क्या है, और फिर खत्म, फिर अपन आगे के वीडियोस पे चलेंगे, ठीक है, डन सर। तो अपन ने कहां स्टार्ट किया? हमने सबसे पहले स्टार्ट किया सर सेट, समझा, एक बार रिकॉल करा सेट क्या होता है, ठीक है सर। फिर हमने दूसरी चीज जो थोड़ी सी देखी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, डन सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है सर। फिर तीसरी चीज जो हमने सीखी, इट इज अबाउट, नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले तो अपन ने ऑर्डर्ड पेयर सीख लिया ना, ऑर्डर्ड पेयर भी तो पढ़े थे, ठीक है सर। थोड़ी सी हमने जानी ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में बात, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, डन सर। उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने क्या सीखा? फोर्थ इज रिलेशन। और अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शन ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि फंक्शन को मैं कम शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकता हूं। तो अभी जो बात करेंगे अपन लास्ट फिफ्थ वाली चीज की, दैट इज फंक्शंस। तो सर समझते हैं फंक्शंस होते क्या है, गौर से सुनिएगा, ठीक है। फंक्शंस, ठीक है, डन है, यस सर। सुनते जाना बस। तुम्हें एक फंक्शन जो समझा रहा हूं ना मैं, फंक्शन तुमको मैं इसकी मदद से समझा रहा हूं, रिलेशन की मदद से, क्योंकि फंक्शंस रिलेशन से ही निकलते हैं। ऑल दी फंक्शंस आर रिलेशन, ये बात तो तय है, सारे फंक्शंस रिलेशंस होते हैं, पर सारे रिलेशंस फंक्शंस हो ये जरूरी नहीं है। अभी मैं बताता हूं इस लाइन का क्या मतलब है। अभी अपन ने एक रिलेशन बनाया था, अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको एक रिलेशन बना के दिखाया था, याद करो, 1,2 आया था और 2,4 आया था, बस यही दोनों आए थे ना, 2,4 यही दोनों आए थे ना, यस सर, पक्की बात? हाँ सर पक्की बात, गौर से सुनना। और ए और बी क्या थे, ध्यान करो, ए और बी क्या थे? ए सेट था और अपना बी सेट था, दो सेट थे ना, हाँ सर, सेट ए और सेट बी। सेट ए आई गेस 1 2, ठीक है, और सेट बी वाज आई गेस 2 3 4, ये था, है ना, ये था अभी अपन ने जो लिखा था, सुनते हैं ना। अब इसको मैं तुमको रे डायग्राम से समझाता हूं, इसको थोड़ा सा रे डायग्राम से समझो। जैसे मैंने एक रे डायग्राम बनाया, ये रे डायग्राम बनता है, देखो कैसे बनता समझ लो। एक्चुअली ये आपके लिए न्यू है, डिटेल में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, आगे जो वीडियोस आएंगे और डिटेल में जाएंगे।
ये होता है पहला सेट यानी कि सेट ए, ये होता है दूसरा सेट यानी कि सेट बी, और इसमें हम एक एरो लगाते हैं इस प्रकार, और इस एरो में हम लिखते हैं रिलेशन आर, आर से डिनोटेड है ना रिलेशन, तो यहां लिखेंगे सर हम आर, कि मतलब ए से बी की तरफ रिलेशन जा रहा है, एरो बी की तरफ होगा। अगर एरो पलट दिया तो बी टू ए हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, ए टू बी की बात हो रही है इस रिलेशन में। ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। ए के अंदर गौर से सुनो क्या क्या है, ए के अंदर है सर 1 and 2, ठीक है 1 and 2, और बी के अंदर क्या क्या है, बी के अंदर है सर 2 3 4, ठीक है, सेट बी के अंदर ये है। सुनते जाओ जी सर, सुनाते जाओ। देखो जो रिलेशन बना था, अगर मैं रिलेशन यहां इस रिलेशन को इस रे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये 1, 2 का मतलब है 1 इज रिलेटेड विद 2। जो भी आपको दी गई थी कंडीशंस, जो भी रूल फॉलो करने को कहा था, उसने 1 ने 2 को साथ में लेके फॉलो करा दिया था। तो 1, 2 का मतलब है 1 की इमेज 2 है, इमेज ये प्री इमेज सब आपको डिटेल में बताई जाएगी आगे आने वाले सेशंस में। मतलब 1 एंड 1 की इमेज 2 है, इसमें जो होता है वो प्री इमेज कहलाता है, इसमें जो होता है दूसरे सेट में जो होता है उसको इमेज बोलते हैं। डिटेल में याद हो जाएगा आपको, टेंशन नहीं लो। ठीक है सर, अब 2, 4 मतलब 2 जो है उसकी इमेज 4 के पास भी मौजूद है। क्लियर बात है ये सर? अब सुनो मेरी बात, गौर से सुनना। जो एक फंक्शन होता है ना, गौर से सुनना, इसमें तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है, 2 चीजें। क्या सर? एवरी एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, एवरी एलिमेंट इन फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए किसी एक एलिमेंट से इन सेट बी। फर्स्ट एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन फर्स्ट सेट should have an image। अब ये इमेज के आगे मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं, डोंट वरी। should have an image, या फिर आप कह सकते हो और should be connected with should क्या, must लिखो, must be connected और must be connected with only one element in set second, only one element in second set। ये बस कंडीशन आपको रखनी है, and that's it। मतलब सर, मतलब पहले वाले सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों इधर किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए और सिर्फ एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, सिर्फ एक से। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 भी कनेक्टेड है और 1 और 3 भी कनेक्टेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ये फंक्शन नहीं होगा, है ना? डन सर। अभी करेंटली ये फंक्शन है, ये रिलेशन एक फंक्शन कहलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की एक सीधी सी डेफिनेशन होती है, ऐसे रिलेशंस जिनमें फर्स्ट एलिमेंट में सारे के सारे एलिमेंट्स, 2 ही हैं यहां, तो सारे एलिमेंट्स सेकंड सेट में किसी ना किसी से कनेक्टेड जरूर होंगे और मात्र एक से कनेक्टेड होंगे, 2 से 3 से नहीं। मतलब इसका एक से कनेक्शन है, सिर्फ 1 का कनेक्शन है 2 से, मतलब सिंगल से कनेक्टेड है ना? 2 का भी कनेक्शन है 4 से, 3 रह गया, रहने दो, कोई मतलब नहीं है, टेंशन नहीं लो, तुम्हें सिर्फ यहां चेक करना है। तो ये क्या कहलाएगा? दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। बात समझ में आ गई? अब तुम्हें जैसे एक रिलेशन दूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब तुमको जैसे मैं एक रिलेशन दूं, एक रिलेशन देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसको मैं इरेज कर दूं पहले। ओ, ये क्यों इरेज कर दिया यार? सर्किल तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। ठीक है, एक रिलेशन दिया मैंने आपको, ठीक है। अभी रिलेशन आर हटा देता हूं, देखता हूं फंक्शन बन पाता कि नहीं, आप लोग दिमाग लगा पाते कि नहीं। ठीक है, डन सर। यहां मैंने एरो लगा दिया, गौर से सुनना। हाँ सर, ये मैंने फंक्शन लिख दिया और मैंने कहा पता करो ये सच में फंक्शन है कि नहीं है। f इज फ्रॉम a टू b, फंक्शन a टू b, फंक्शन को f से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर बस एक चीज दी गई है, जो फंक्शन fx है, इसको fx से लिखा जाता है। फंक्शन जो fx है, इट इज बच्चा x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, ठीक है, फंक्शन x स्क्वायर। आप सुनते जाओ ना, कितना आसानी से अपन निपटा देंगे। यहां पर मैंने लिखा -1, यहां लिखा 0, -1 हो गया 0, फिर मैंने 1 लिखा, फिर मैंने 2 लिखा। ठीक है, डन सर। यहां पर मैंने लिखा बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है सर, डन, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये लिख लिया सर। ठीक है, अब सुनो, अब मैंने क्या कहा कि इस
इस वाली चीज को फॉलो करा दो, ठीक है। आपने कहा कि सर इनपुट जो होगा वो ए से आएगा, आउटपुट जो है वो बी में आएगा। ए से इनपुट हो सकता है -1। जैसे ही मैंने f -1 रखा, मैं समझ गया यहां भी -1 रखना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो इस 1 की जो इमेज बनी वो यहां बनी, -1 की इमेज यहां बनी, ये इससे कनेक्ट हो गया फंक्शन f के रिलेशन से, ठीक है। अब मैंने जो कहा f0, इस बार मैंने अब दूसरा इनपुट रखा, क्योंकि मुझे पता है इनपुट यहां से आएगा, आउटपुट यहां से आएगा, है ना। a क्रॉस b, इनपुट और आउटपुट x और y, ठीक है सर। 0 रखा तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हुआ। सर इसका तो कोई भी यहां तो 0 है ही नहीं है, इसका तो कनेक्शन ही नहीं बना। और जैसे ही मैंने f1 रखा यहां, तो ये 1 का स्क्वायर, यहां भी x की जगह 1 रखेंगे, यहां 1 तो यहां 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 1 का भी यहां 1 जा रहा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 पे जाएगा। अब यहां पर अपन ने सारे के सारे जो भी कॉम्बिनेशंस थे लिख दिए। अब सुनो मेरी बात सुनना, यहां बात हो रही है कि -1 का स्क्वायर 1 है, इसका भी स्क्वायर 1 है। यार ये इसका तो एरो निकल ही नहीं रहा है यहां कहीं, इसके लिए रिलेशन 0 होना चाहिए था, पर यहां तो 0 है नहीं, ये तो कनेक्टेड ही नहीं है। अगर यहां से इसका सेट ए से 0 का सेट बी में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमारी जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो तो इनकम्प्लीट रह गई ना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट फर्स्ट शुड हैव एन इमेज इन सेट बी इन सेट सेकंड। 0 तो रह गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। डन, चलो लेट अस इरेज दिस। और अब आपको मिलेंगे डिटेल में सारे लेक्चर्स। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। सारी की सारी टॉपिक सब टॉपिक्स जो इंट्रोडक्शन में अभी अपन ने देखे हैं, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल दी क्लासेस फ्रॉम K-12 फॉर इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। इन 5 बोर्ड से रिलेटेड क्लास 6 से लेकर क्लास 12 कोई भी क्लास में आप हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर जाकर आप बढ़िया वाली, शानदार वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, क्वालिटी एजुकेशन वाली पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई भी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जो 6 से 12 क्लास के बीच में है, CBSE बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, तो डाउनलोड कर सकता है नोट्स डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट ओपन करना दोस्त। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। क्लिक करना ग्रैब ई नोट्स पे, बस खुल जाएगा सारा सिस्टम। क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना और डाउनलोड कर लेना बढ़िया वाले नोट्स। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।